हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम। तो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ग्रेड 12 बायोलॉजी का। तो ये चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पर हाँ कुछ जो 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से ये एक चैप्टर है। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये वो चैप्टर है जिससे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब बोलोगे मैम बायो में न्यूमेरिकल बेस्ड, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकते। तो यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट पेडिग्री दे दी जाती है और उसका एनालिसिस करना रहता है या कभी पेडिग्री ड्रॉ करनी होती है। तो ये सारा टाइप का मिक्सचर इस चैप्टर में देखने को मिलता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत खास बन जाता है। एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, और साथ में ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन, एसएससी की प्रिपरेशन, बैंकिंग की प्रिपरेशन भी यहीं पे मिलती है। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वही तरीका, जल्दी बताओ कौन सा तरीका। जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन। उसके बाद 15 सेकेंड्स में तो बोलते चलो 1 मिनट ले लो, उस कीवर्ड से रिलेटेड तुम्हें जो जो चीजें याद आ रही हैं क्या करना है, उसको एक बार मेमोराइज करना है। ये पैटर्न देखो, एक ही चीज, एक बात बता रही हूँ वो याद रखो कि रिवीजन ही की है सबसे ज्यादा। जितना रिवाइज करोगे उतने ज्यादा सॉलिड मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा मार्किंग लेवल तुम्हें खुद ऊपर मिलेगा। तुम लोग गलती पता है क्या करते हो कि जैसे स्कूल में एग्जाम आ रही तो 2 दिन पहले पढ़ने बैठते हो, लर्निंग करते हो, 2 दिन पहले बैठ के वीडियोस देखते हो, और यहाँ सारी गड़बड़ हो जाती। वीडियो तो साथ साथ जैसे जैसे पब्लिश होते जा रहे वीडियो साथ साथ देखते चलना है, बट 2 दिन पहले सिर्फ रिवाइज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो क्या करना है जल्दी बताओ। कीवर्ड को करना है अंडरलाइन, 15 सेकेंड्स लेने हैं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है एक बार फटाफट रिकॉल करना है, और फिर बाकी का क्वेश्चन पढ़ना है। वापस बता रही हूं, इस बार का पैटर्न फिर से चेंज हो गया है। चेंज हो गया इन द सेंस व्हाट, अब एक ही पेपर होने वाला है। टर्म 1 टर्म 2 का तो कंसेप्ट हट गया, पर एमसीक्यू भी आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, सब आने वाला है। तो यहां से मतलब ऑब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव भी कुछ क्वेश्चंस है। तो ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है जो जिसको बहुत इजीली ऑब्जेक्टिव में भी फ्रेम आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली सब्जेक्टिव में भी फ्रेम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग अ स्टडी ऑन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ठीक, आगे द स्टूडेंट्स क्रॉस्ड, अब शुरू हुआ मेन। द स्टूडेंट्स क्रॉस्ड व्हाइट आई yellow body female Drosophila with a red eye brown body male Drosophila, that is wild। देखो याद करो, मैंने बताया था ये तुम्हारी बुक की ही लाइन है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में तुम पढ़ चुके हो। ये एक्सपेरिमेंट भले यहाँ टीचर ने किया, पर एक्चुअल में पहली बार एक्सपेरिमेंट किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने, जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या फादर ऑफ, जल्दी बताओ और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के साथ फादर ऑफ ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक, नहीं दिया है बुक में, बता रही हूँ, लिख लेना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्यों किया था वो एक्सपेरिमेंट? उन्होंने सोचा था चलो डाई हाइब्रिड लगाते हैं। जैसे मेंडल ने जो लॉ दिए थे उसके अकॉर्डिंग, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो उनको लगा कि यहाँ भी 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं। और तब डिस्कवरी हुई कौन से कंसेप्ट की? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। ठीक, तो यहां भी वही सेम एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। दे ऑब्जर्व दैट प्रोजेनी इन F2 जनरेशन हैड 1.3% रिकॉम्बिनेशन एंड 98.7% पेरेंटल टाइप। अरे ये देखो, ये कब होता है? तुम्हारी देखो बुक का ही उन्होंने एज इट इज स्टेटमेंट उठा लिया। तो याद करो, हमने देखा था 2 टाइप के केसेस थे, क्रॉस ए क्रॉस बी। तो क्रॉस ए में तुम्हारी बुक का ही डायग्राम है, क्रॉस ए में क्या था कि रिकॉम्बिनेशन का नंबर बहुत कम था, और लिंकेज नहीं बोल सकते, मतलब जो उसके ऊपर हेडिंग दी है वो मैं बोल रही हूँ, और पेरेंटल टाइप का नंबर बहुत ज्यादा था। मतलब जो प्रोजेनी हुई वो एज इट इज पेरेंट्स जैसे ही हुई। ठीक है, मतलब उनका जीनोटाइप फिनोटाइप पेरेंट जैसा निकल रहा था। ठीक,
और इसी का कंक्लूजन दिया था टीएच मॉर्गन ने कि क्या, कि जब दो जीन्स पास पास में होते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि अगर एक जीन कैरी ऑन मतलब पास ऑन हुआ तो उसके साथ जो लिंक्ड जीन है ना, वो भी पास ऑन हो जाएगा। और वही अगर दो जीन्स दूर दूर होते हैं तो चांसेस है कि क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और पेरेंटल का जैसे थोड़ा फिनोटाइप कम मिलेगा और ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू पहले केस में। ठीक, तो चलो देख लेते क्या बोला जा रहा है। ओके, द एक्सपेरिमेंटल क्रॉस विद रिजल्ट इज शोन इन गिवन फिगर। लो, पक्का फिगर उन्होंने एनसीईआरटी का ही यूज किया होगा। चलो देख लेते हैं। अच्छा, बुक में वापस उन्होंने सिर्फ वाइल्ड टाइप लिखा है। जब मैं पढ़ा रही थी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तब भी बताया था कि वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट। अब देखो वाइल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो डोमिनेंट फीचर्स है या डोमिनेंट फिनोटाइप है जो रेसेसिव को सप्रेस कर रहा है। ठीक, ओके। तो ये तो वही डायग्राम है, देखो जरा, क्रॉस ए क्रॉस बी, ये पहले पिक्चर है फिर ये पिक्चर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये तो हमको पता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इससे कंक्लूजन भी लगा चुके हैं कि इस जगह पे Y एंड W जीन, मतलब एक है बॉडी का कलर वाला और एक है आई का कलर वाला जीन, कैसे हैं, पास पास में है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हुए F2 जनरेशन में कि पेरेंटल टाइप कितना निकला, 98.7। ठीक, पर वही जो क्रॉस बी है वहां पे वही दोनों जीन बहुत दूर दूर है, उस वजह से क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ और रिकॉम्बिनेशन का नंबर इसके कंपेयर में बढ़ गया 1.3 से 37.2 बढ़ गया। ठीक, याद आ गया। चलो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बोल रहा है। सॉरी, तो केस 1 का पहला क्वेश्चन, By conducting the given experiment, the teacher can conclude that। क्या कंक्लूजन दे सकते हैं टीचर? है तो हमने वैसे ही बहुत सारे कंक्लूजन दे दिए, अब उससे क्या मैच कर रहा है देखो। जीन्स फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर आर लिंक्ड। हाँ बोल सकते हैं, लिंक्ड है तो है आई के कलर एंड बॉडी कलर। ऑप्शन नंबर 2, जीन्स फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर शो कंप्लीट लिंकेज। ओके, कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, बोल सकते हैं लिंक्ड है। लिंक्ड जीन रिमेन टुगेदर एंड आर इनहेरिटेंट। तो देखोगे अगर ये तीनों लाइन, मतलब तीनों लाइन नहीं, ये वाली चीज और ये वाली लाइन तो हमने खुद ही बोली थी। अब बोलोगे मैम ये वाला क्यों गड़बड़ है, सेकेंड वाला, जीन्स फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर शो कंप्लीट लिंकेज, ये इसमें पता है कहां गड़बड़ है, कंप्लीट वर्ड में गड़बड़ है। कैसे? अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो जो F2 जनरेशन में, देखो वापस मैं डायग्राम में लेके जाती हूं, देखो हमने वापस देख लो, तो पहला वाला तो हमने बोला कि दोनों जीन लिंक्ड है और चांसेस है कि एक साथ रहेंगे और इनहेरिट होंगे। मैंने बोला था ना कि अगर एक जीन इनहेरिट होगा तो हाई चांसेस कि दूसरा भी उसके साथ इनहेरिट हो जाएगा। तो अब तुम्हारा जेन्युइन डाउट आ जाएगा कि मैम ये भी तो वही बोल रहा है पर एक जगह गड़बड़ हो गई है। क्या? कंप्लीट वर्ड बोलने से। कंप्लीट यानी कि 100%। और एक बात बताओ, वापस वो डायग्राम देखो या फिर उसके जो थोड़े देर पहले जो थ्योरी में दिया गया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो रिकॉम्बिनेशन 1.3 दिया है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है। और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज यानी कि जो पेरेंटल टाइप 98.7 है वो 98.7 ना होके 100% होना चाहिए था, पर क्या है, क्या नहीं है। तो वो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, गलत। आई क्या कहानी समझ में? तो इसमें से ये वाला सही, ये वाले तो दो स्टेटमेंट हम खुद ही बोल रहे हैं। अब देखो होता क्या, जब एमसीक्यू पढ़ते हो ना तुमको लगेगा हाँ कंप्लीट लिंकेज बिल्कुल सही, बिल्कुल शो कर रहा है। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो, कंप्लीट का मतलब है 100%। 100% लिंकेज नहीं था और उसका प्रूफ है कि 1.3% रिकॉम्बिनेशन था। अब वो नहीं है, नहीं, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 100% पेरेंटल था, पर नहीं, ऐसा नहीं था। 98 जो भी था तुम्हारा 98.7% क्या था, पेरेंटल था, पर 1.3 तो था। तो आप ये कंप्लीट तो नहीं बोल सकते। हाँ, कंप्लीट की जगह अगर बोल देते कि मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स ऑफ आई कलर एंड बॉडी कलर शो लिंकेज। मेजॉरिटी मतलब पूरा 100% नहीं होता है ना, कि हाँ कुछ पोर्शन अभी भी माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी यानी कि 1.3, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, कट गया।
और इसी वजह से हम कौन सी मेथड लगाएंगे, जल्दी बताओ। जब इस टाइप के आंसर क्वेश्चंस रहते हैं हम कौन सी मेथड लगाते, डिडक्शन मेथड। बेसिकली रिजेक्ट करो कौन से ऑप्शन को, तो तुम जब ऑप्शन को ही रिजेक्ट कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो है, ये नहीं है, ये है, तो बेसिकली जिसमें 2 ना हो, तो इसमें 2 है हटाओ, इसमें 2 है हटाओ, इसमें 2 है हटाओ। देखो ये शॉर्टकट है अगर टाइम बचाना है। अब यहाँ तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व हो गया, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो पहली बार हम सुनते हैं। 12 बोर्ड में तो ऐसा नहीं होगा, पर हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल में हो सकता है। इनफैक्ट 12 बोर्ड में इनडायरेक्टली वो स्टेटमेंट कहीं से आ सकता है, क्योंकि अब वो वही है कि 12 बोर्ड चाह रहा है कि वो अपना लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बराबर लेके आए। तो जब इस टाइप का कुछ होगा और तुम अगर सपोज करो भूल गए किसी एक स्टेटमेंट को, कंफ्यूज हो कि नहीं श्योर नहीं हो कि वही है आंसर की नहीं है, तो क्या लगाओगे, डिडक्शन मेथड। हटाते चलो, जो ऑप्शन बच जाएगा वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टीचर आस्क्ड टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला बिकॉज, वो पूछ रहे हैं कि बताओ टीचर ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट क्यों कंडक्ट किया। ठीक है, देख लेते हैं। द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। यस, बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब एकदम आप बता सकते हो कि मेल क्या है और फीमेल क्या है। कैसे, याद करो, स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं कि जो फीमेल रहती है वो वाइट कलर्ड की आई रहती है उसकी, और येलो कलर की बॉडी रहती है। वही मेल जिसमें क्या है, वाइल्ड टाइप के जीन्स है, उसकी बॉडी कैसी रहती है, ब्राउन कलर की बॉडी रहती है और रेड कलर की आई होती है। तो ये तो एकदम इजीली तुम ऐसे ही देख सकते हो ना, ऐसे देख के बता सकते हो ये मेल है ये फीमेल है। ठीक, अच्छा उसके बाद इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो लगा लो डिडक्शन मेथड। आखिरी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज के ऊपर मतलब ये 3 ऑप्शन में से अगर तुम 2 ऑप्शन के लिए 110% श्योर हो, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि 3rd ऑप्शन मत पढ़ो। आंसर है तुम्हारा क्या, ऑल ऑफ दिस। पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं, मत मानो, पढ़ लो। कौन मना, कौन रोक कौन सकता है तुमको वैसे भी। अ सिंगल मेटिंग कोड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। बिल्कुल सही। देखो अब ये जो है, इसी को अगर हम सब्जेक्टिव में इसी क्वेश्चन को फ्रेम दूसरे तरीके से करें, द रीजन बिहाइंड टू सिलेक्ट ड्रोसोफिला बाय TH मॉर्गन वाज, तो देखो यही आंसर है। सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं मेंडल के लिए, दैट व्हाई मेंडल चोज गार्डन पी, तो उसमें भी वैसे ही कुछ ऐसे ही आंसर्स आते हैं। लाइफ साइकिल शॉर्ट है, ज्यादा प्रोजेनी देती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इजीली पॉसिबल है, सैंपल साइज बड़ा होता है। तो ये सब वहां भी पढ़ चुके हो। देखो अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि कोई भी, ठीक है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज कर रहा है, तो बेसिकली उसके चूज करने के पीछे, मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्यों चूज करना है, तो उसके पीछे यही रीजन होता है। एक तो इजी टू हैंडल हो, उसके बाद प्रोजेनी बहुत ज़्यादा दे, ईजिली मेटिंग हो जाए, उसके बाद जो हम बोल सकते हैं लाइफ शॉर्ट हो, ठीक है, उसके बाद डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है कि हाँ हम बोल सकते हैं कि इसका ये मेल है ये फीमेल, एकदम देख के समझ में आ जाए। हुआ क्या क्लियर? तो देखो, तो यहाँ अगर ड्रोसोफिला लिखे तो भी सेम आंसर चल रहा है, गार्डन पी लिखे या पाइसम सटाइवम लिखे तो इसमें अब वहां पे गार्डन पी में हम ये नहीं बोलेंगे मेल एंड फीमेल फ्लाइज, अब वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो 7 कैरेक्टर्स थे, है ना। अब इन कंप्लीटेड लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स तो नहीं रहेगा, पर हम वहां लिखेंगे पाइसम सटाइवन के केस में, मेंडल के केस में कि शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, आखिरी वाला तो यही बोल सकते हैं, सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाई। प्रोजेनी फ्लाई नहीं आएगा, क्या आएगा कि एक पॉलिनेशन में या एक फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे सीड्स बनते हैं, मतलब बहुत सारी प्रोजेनी। तो लॉजिक तो सेम ही है, कहना तो एक ही चीज चाह रहा है। हुआ क्लियर? चलो तो देख लेते हैं आंसर और मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। Genes, white eye and yellow body located very close to one another on the same chromosome tend to be transmitted together and are called। वो पूछ रहे कि बताओ ये जो जीन्स है बॉडी के कलर के और आई के कलर के बहुत पास पास में है और इकट्ठे अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहे, क्यों? उसका रीजन क्या है? तो हमको पता ही, हमने जब ये सिर्फ सुना, इतना ही सुन लिया व्हाइट आई एंड येलो बॉडी, तो हमारे दिमाग में क्या आया? लिंकेज। तो आंसर क्या हुआ? लिंकेज। ठीक है, लिंक्ड जीन, लिंकेज या लिंक्ड जीन। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट को अंडरलाइन करेंगे। रिगार्डिंग द गिवन एक्सपेरिमेंट, ए द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। वो बोल रहे हैं कि 2 जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, वो डिटरमाइन करेगा कि कितना लिंकेज की पावर होगी या स्ट्रेंथ होगी।
बोल सकते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जितने कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लिंकेज, जितना दूर मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, यानी कि ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। ठीक, तो हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे देख लेते हैं। The physical distance between the two genes determine the frequency of crossing over. Frequency of crossing over नहीं बताया जा सकता, ये तो बाय लक की बात है ना कि भले दूर दूर है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कैसे बता सकते हैं? आप सिर्फ ये बता सकते हो कि कितना लिंकेज, मतलब वही हम रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो दूर दूर है पर बाय चांस हुआ ही नहीं क्रॉसिंग ओवर किसी रीजन के कारण, ठीक है, जहां पे वो डिस्टेंस दूर दूर थे, तो आप क्या करोगे? ठीक, आगे, द टू लिंक जीन ऑलवेज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। नहीं बाबा, ये तो पूरा ही गलत बोल रहा है। लिंक जीन का मतलब ही कि एक साथ आगे पास ऑन होंगे, तो ये तो गलत गलत गलत। चलो, तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा? ऑप्शन ए हुआ। क्या क्लियर? अब देखो, तुम जनरली इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, तो बोलोगे मैम दोनों तो सही लिखा है, आंसर डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। ठीक है, वापस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज के बारे में एकदम सही है। यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो, माहौल बना दिया है, पर ये तो चांस की बात है ना कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस क्रॉसिंग ओवर उन्हीं जीन्स के बीच में हो रहा है जो लिंक्ड है कि नहीं है। ठीक है, अब बोलोगे मैम क्रॉसिंग ओवर तो होता ही है, ये तो फिक्स है। हाँ, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, पर ये इसकी क्या गारंटी कि उन्हीं दो जीन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो फिजिकली दूर दूर है? हो सकता है वो जीन्स कहीं दूसरी वाली आर्म पे लोकेटेड रहे और दूर दूर हो, नहीं हुआ क्रॉसिंग ओवर, क्या कर लोगे? ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, असर्शन रीजन टाइप। वापस जिन लोगों ने असर्शन रीजन कभी नहीं किए, पहली बार कर रहे हैं, तो मैं बता दूं असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं। असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन एक अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, देखो शॉर्टकट है, पहले तो असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ लो, पढ़ने के बाद तुम्हें लगा हाँ भैया सब कुछ सही लिखा हुआ है, तो तुम्हारा ऑप्शन जो डी है वो हट जाएगा। ठीक, मतलब कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी क्या बोलता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो अगर एक चीज गलत होगी तो ऑटोमेटिकली रीजन को देखने का भी कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, तुमने ये असर्शन पढ़ा और तुमको सही लगा, तो तुम क्या लगाओगे? वर्ड बिकॉज। और बिकॉज लगाने के बाद अगर तुम याद करके गए होगे तो तुम करके ही जाओगे, उसके बाद तुम वो अपना रीजन दोगे। ठीक है, और वही रीजन अगर तुमको इस जगह मिल गया तो क्या आंसर हुआ? ए। तो उस केस में आंसर आएगा तुम्हारा ए। सपोज करो जो तुमने रीजन बोला था वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है बट यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, करेक्ट लॉजिक नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा? बी। ठीक, और सपोज करो तुमने रीजन पढ़ा और तुमको लगा क्या बकवास लिखी हुई है, ये तो कुछ भी बोल रहा है, तो फिर आंसर आएगा सी। हुआ क्लियर? तो चलो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना क्या बोल रहे हैं वो। व्हेन येलो बॉडीड व्हाइट आई ड्रोसोफिला फीमेल व हाइब्रिडाइज्ड विद ब्राउन बॉडी रेड आई मेल एंड F1 progeny were intercrossed, the F2 ratio deviated फ्रॉम 9:3:3:1। मतलब जब ये क्रॉस किया गया, फिर F1 जो जनरेशन आई, F1 का क्रॉसिंग की गई, इंटरब्रीडिंग करवाई गई, तो F2 जनरेशन का जो रेशियो आना चाहिए था 9:3:3:1, उससे वो रेशियो अलग हो गया, डिविएट हो गया। हाँ सही है, ये तो एकदम रीजन सही है, तो अपना डी तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बताओ मुझे कि क्या रीजन हो सकता है ऐसा। तो हमें पता है ये इसलिए ये रेशो नहीं दिया क्योंकि वही दो जीन कैसे थे? लिंक थे, पास पास में थे। ठीक है, और उस वजह से हुआ क्या कि जो पेरेंटल रेशो आना चाहिए था 100%, मतलब सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑब्टेन होना चाहिए था जैसे पेरेंट्स की जनरेशन में था या इसके ऊपर वाली जनरेशन में था, वो नहीं आया। तो मेजॉरिटी तो कैसा आया? पेरेंट जैसा आया, पर कुछ परसेंटेज अलग शो हुआ, 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो हुआ। तो ऐसा कुछ जो सेंस बना रहा हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। चलो पढ़ लेते हैं। When two genes in a dihybrid are on the same chromosome, ठीक है, the proportion of parental gene recombination is much higher than in the non पेरेंटल टाइप। वो बोल रहे हैं कि दो जीन्स है डाईहाइब्रिड में, अगर सेम क्रोमोसोम पे है, फिर जो प्रपोर्शन है पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन का ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप।
तो हाँ, समवॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो सही ही बोल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब जल्दी बताओ, जो हमने बोला वो यहाँ थोड़ा बहुत तो लिखा हुआ दिख रहा है। अब बोलोगे मैम क्लियर नहीं है, फिर से समझाओ। चलो देखते हैं। तो देखो, हम पढ़ चुके हैं, इसी को आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर लिंकेज हुआ, मतलब पास पास में जीन रहे, तो ज्यादा चांसेस किस चीज के होंगे कि पेरेंट्स जैसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। वही तो लिखा है उन्होंने, when two gene in a dihybrid cross are on same chromosome, मतलब वही बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली लिंकेज की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या? The proportion of parental gene combination is much higher. पेरेंट जैसे जीनोटाइप फिनोटाइप बनने के चांसेस हैं, और वही हायर दैन इन नॉन पेरेंटल टाइप। ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की तरफ इशारा कर रहा है। और जब हमने बिकॉज लगाया था उसके बाद यही तो रीजन बोला था। हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं आगे, देख लेते हैं अगला केस। ओके, एथ आंसर मतलब ओके। केस नंबर 2, स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है बाबा, हमें पता है म्यूटेशन को हम दो बड़े कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जीन म्यूटेशन और दूसरा हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को और डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब जल्दी से बताओ, यहाँ लिखा नहीं है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन का बेसिक मतलब, और उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अगर पॉइंट म्यूटेशन में इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, कि एक बेस चेंज हो गया। अब वो चेंज हो सकता है, वो आ सकता है, एड ऑन हो सकता है, या चेंज हो सकता है, मतलब हट भी सकता है। ठीक, आ जाओ क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे। तो अब दो तरीके का कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पी आर्म में कुछ गड़बड़ आ गई, क्यू आर्म में कुछ गड़बड़ आ गई, तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चरल वेरिएशन या क्रोमोसोमल एब्रिएशन। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल वेरिएशन कि नंबर ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो देखो जरा, एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में अब ये तुम पढ़ चुके हो, ट्राइसोमी 21 ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अब बोलोगे मैम पर यहाँ पे कंप्लीट तो टेबल नहीं दिया है। हाँ, उन्होंने कंप्लीट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ उतनी जानकारी दी जितनी उनको देनी है। पर वही याद रखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वही होते हैं, इमेज या पिक्चर या जो थ्योरी वो वही देंगे, पर क्वेश्चंस तो वही पूछेंगे जो उनको पूछना है, अनसीन पैसेज नहीं है। ठीक, चलो मूव करते आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखो क्या दिया उन्होंने और क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। व्हाट इज म्यूटाजन? अब ये कहां से आया? अब देखो ये जो है क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछो क्यों। अब बोलोगे मैम म्यूटाजन के बारे में तो चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, 8th में। हाँ, लिखा जरूर हुआ है, पर वापस चैप्टर 6 में भी जरा सी लाइन लिखी हुई है और चैप्टर 5 में भी जरा सी लाइन लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से उन्होंने पॉइंट म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया था, चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया था, और फिर से चैप्टर 8 में भी डिस्कस करोगे। देखो याद रखो, जो टॉपिक्स तुम्हारी बुक में 2-3 चैप्टर में दिए हुए हैं तो उनका इंपॉर्टेंस तो वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक, तो अब ये सब उन्होंने दे दिया, हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब वो पूछे बताओ म्यूटाजेंस क्या होते? तो म्यूटाजेंस वो एजेंट होते हैं जिनके कारण म्यूटेशन होता है। ये लाइन तुम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हो, दो ये इस चैप्टर में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, चैप्टर 6 में तो सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, पर दोनों का यूनिट सेम है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यहां भी पूछा जा सकता है और चैप्टर 6 में भी पूछा जा सकता है। साथ में सेम कंसेप्ट दिया हुआ है चैप्टर 8 में, पर वहां पे एक लाइन और लिखी हुई है, एक ऐसा म्यूटेशन जो कैंसर कॉज करे तो उसको हम कार्सिनोजन भी बोलते हैं। कुछ आ रही है कहानी समझ में कि कहां से लाइन को पूरा डेविएट करके कोई नया क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज म्यूटाजन। अरे कोई भी एजेंट जो क्या करे, म्यूटेशन कॉज करे, और म्यूटेशन कितने टाइप के वो उन्होंने दे दिए। ठीक है, नेम ऑफ फिजिकल फैक्टर दैट कैन बी म्यूटाजन, ये तो तुमको बहुत इजीली याद होगा। क्यों? मैंने तुमको बताया था कि तुम एवेंजर्स के फैन हो, मूवी देखी होगी, उसमें हल्क कैसे बना था, तो बोलोगे मैम गामा रेडिएशन। हाँ बिल्कुल सही, एक्चुअल में अगर ऐसा कोई रेडिएशन हुआ इंसान मर जाएगा, हल्क में तो नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ कंसेप्ट आ चुका है। साइंस अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है, ना ही टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हुई कि जैसे एक्चुअली एवेंजर्स मूवी में सुपर हीरो बना रहे वैसे अभी हम फिलहाल बना दे, नहीं। साइंस तो है, बन सकता है, पॉसिबल है, पर हाँ मूवी में थोड़ा एक्सेस में दिखाया है। एक दिन होगा, वो एक दिन हो सकता है 100-200 साल के बाद, कि उस टाइप का साइंस डेवलप हो जाए, टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि हम हल्क भी बना ले। ठीक है, चलो तो बताओ फिजिकल फैक्टर दैट कैन बी म्यूटाजन। तो एक्सरे हो गई, फिर उसके बाद गामा रेडिएशन हो गया,
और बहुत सारी यूवी रेडिएशन हो गया। तो देख लेते हैं आंसर। ऑल द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेन। मतलब ऐसे भी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एजेंट जो क्या कॉज कर रहा है, मैंने पूरा फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर को इकट्ठे बोल दिया एजेंट। ऐसा कोई भी एजेंट जो क्या कॉज कर रहा है, म्यूटेशन कॉज कर रहा है, उनका म्यूटाजेन बोलते हैं। अब देख लो, यूवी रेडिएशन, एक्सरे आर फिजिकल म्यूटाजेन। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? गिव एन एग्जांपल। मार्क करो इसको स्टार। क्यों? चैप्टर नंबर 6 में, 5 में क्वेश्चन है, 6 में क्वेश्चन है, 8 में फिर से आएगा। ठीक, तो क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि अगर एक बेस चेंज हो गया तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल के साथ बताओ। अब यहाँ तो लिख दिया है उन्होंने, फिर भी गिवन एग्जाम्पल बहुत बार देते भी नहीं है। ठीक है, वो बस पूछ लेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉइंट म्यूटेशन। अब जल्दी बताओ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुम पढ़ चुके हो पॉइंट म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया, जहां पे GAG कन्वर्ट हो गया और बन गया GUG। याद आया? तो देखो जरा, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, जहां पे क्या हो रहा है? GAG। जो अब GAG कहां से आ गया है? ये एक वो कोडॉन है जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कौन सा अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड, है ना। और ये अमीनो एसिड कहाँ लगा हुआ है? 6th पोजीशन पे लगा हुआ है बीटा चेन के। कौन सी चेन के? हीमोग्लोबिन की चेन के। और हीमोग्लोबिन की चेन की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि आरबीसी का शेप उस हीमोग्लोबिन की चेन की वजह से होता है, मोर स्पेसिफिकली ग्लोबिन चेन की वजह से होता है, क्योंकि हीम तो आयरन पार्ट रहता है। उस वजह से जो आरबीसी का ऐसा बाइकॉनकेव डिस्क जैसा शेप है, वो कैसे बन जाता है? क्रीसेंट जैसा या फिर हसीए जैसा, हिंदी में हसीए जैसा। ठीक है, तो उस वजह से सिंस इस आरबीसी में जगह नहीं रहती तो ऑक्सीजन कैरी हो नहीं पाता, तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और पर्सन कैसा हो जाता है? एनीमिक। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ए है GAG, ए की जगह पे क्या लग गया? GUG। उस वजह से अब नया कोडॉन बन गया। और ये नया कोडॉन किसको कोड करता है? वैलिन को। लो, कहानी पूरी गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद अब जो बाद में ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद जो अब प्रोटीन बना वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जैसा नहीं दिख रहा और शेप आरबीसी का बिगड़ गया। ठीक, चलो आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये तो हमने ऐसे ही बोलते बोलते बोल दिया था कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या रीजन हो सकता है। देखो, याद करो, मैंने बोला था कि पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कि एक बेस पेयर चेंज हो गया। और फ्रेम शिफ्ट में क्या हो सकता है? इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। याद करो, सपोज करो AGUGAAGCCA ऐसा था। ठीक है, अब इसको जब हम पढ़ेंगे, मतलब रीडिंग करेंगे कोड्स की, तो हमें पता है हमको ट्रिपलेट में पढ़ना है ना। तो ये 3 पढ़ा, ये 3 सेट पढ़ा, ये 3 सेट पढ़ा। अब गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ यहाँ हो गई कि सपोज करो एक कोई एक्स्ट्रा बेस आ गया, C आ गया यहाँ पे, तो अब मेरा कोड चेंज हो गया। AUG पहला कोड तो वैसे ही रहा, दूसरा कोड क्या चेंज हो गया? GAA से बन गया CGA। लो, जैसे कोडॉन चेंज तो अमीनो एसिड चेंज तो मेन स्ट्रक्चर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो पता चला जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल बन गया या फिर डिफेक्टिव बन गया, काम ही नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ? इंसर्शन। या फिर अब क्या करो, इसका उल्टा, एक लेटर को हटा दो। अब यहाँ मैंने 2 लेटर हटा दिए। लो, एक लेटर को हटा दिया तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब वापस फ्रेम चेंज हो जाएगी। क्यों? ACU होना था ओरिजिनल, अब क्या हो गया? AGG हो गया ओरिजिनल। पूरी कहानी फिर से बदल गई। ठीक, तो क्या हुआ? एक पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो। तो चलो देख लेते हैं आंसर। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ बेसिस कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिकॉज द रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। मतलब क्या कि अगर वही एक पॉइंट या फिर एक बेस इंसर्ट हो गया या एक बेस हट गया, तो जो ओरिजिनल कोडॉन्स का जो सीक्वेंस बन रहा था, उन कोडॉन्स की वजह से, मतलब ट्रिपलेट्स की वजह से जो अमीनो एसिड आ रहा था, अब पूरा कोडॉन्स का पैटर्न ही चेंज हो गया। कोड्स चेंज हो गए तो अब उसके अगेंस्ट जो अमीनो एसिड आना चाहिए था, अब कोई दूसरा अमीनो एसिड आएगा। जैसे याद होगा तुमको, सिकल सेल एनीमिया में GAG की जगह पे, अब ये तो खैर सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, फ्रेम शिफ्ट का नहीं बोल सकते, पर मैं कोडॉन्स का मीनिंग बता रही हूँ कि सपोज GAG फिक्स है कि वो ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, ये अलग बात है कि GAA भी ग्लूटामिक एसिड बनाता है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे GAG की जगह पे क्या हो गया, GAG की जगह पे A की जगह, ये पॉइंट म्यूटेशन का है, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, फ्रेम शिफ्ट का नहीं है, पर मैं क्यों समझा रही हूँ, मैं ये मीनिंग बता रही हूँ कि सपोज करो GAG ग्लूटामिक एसिड ही कोड करता है, इसकी जगह लग गया U, ठीक, अब क्या होगा, अब ग्लूटामिक एसिड की जगह लगने लगेगा वैलिन। अब मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि देखो हर अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक कोड से ही कोड होता है। सपोज करो ऐसा था, ठीक है, G और फिर कुछ और था, CAA, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब यहाँ पे इंसर्शन हो गया, अब ये ओरिजिनल कैसे पढ़ोगे, सपोज ये 3 सेट पढ़ते थे तुम अभी तक, ठीक है, GGC फिर A, आगे आगे तुम पढ़ते जाते थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे A लग गया तो GAG हो गया। अब बताओ क्या यहाँ ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, ओरिजिनल तो था ही नहीं, पर अब लो कहानी में ट्विस्ट, और आ गया कौन सा, नया अमीनो एसिड। तो या तो इंसर्शन या तो डिलीशन, रिजल्ट ये होता है कि जो पूरा 3 का फ्रेम है ना, जो ट्रिपलेट कोड है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे, तीसरा केस देख लेते हैं। तो तीसरे केस में क्या दिया, एक पेडिग्री एनालिसिस दी हुई है, अपन को उसको पढ़ना है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। अच्छा बोलोगे मैम ABO शायद ब्लड ग्रुप के बारे में हो, हाँ बिल्कुल सही, देख लो, स्टडी द पेडिग्री चार्ट शोइंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप कैरेक्टर्स इन अ फैमिली। अब कंफर्म हो गया ब्लड ग्रुप है। अब आगे बढ़ने से पहले, अगले क्वेश्चन देखने से पहले हम खुद क्या करेंगे, इस चार्ट का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक, जैसे एकदम बेसिक वाला नहीं करते वैसे, ये मेल है, ये फीमेल है, इनके 2 बच्चे हुए, एक फीमेल थी एक मेल है, उनकी शादी हुई, यहाँ शादी हुई, और यहाँ वाई है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि A ब्लड ग्रुप है, पर यहाँ शादी जिसके साथ हुई उसका पता नहीं है, ऐसा कुछ दिया हुआ है कहानी में। ठीक है, चलो अब अपना मेन एनालिसिस, इसका इस एनालिसिस का तो ठीक है, पर मेन एनालिसिस क्या, देखो जरा ध्यान से, ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B लिखा हुआ है। अब हमको पता है कि ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B 2 टाइप के जीनोटाइप में पॉसिबल होता है, मतलब जो फिनोटाइप ब्लड ग्रुप A है वो 2 टाइप के जीनोटाइप में पॉसिबल है। अगर IA वाला जीनोटाइप रहा तो भी ब्लड ग्रुप A होता है, और I नॉट बोलो या IO बोलो या फिर IAI रहा तो भी ब्लड ग्रुप A ही होता है। अब बोलोगे मैम पर इन तीनों में से या इन मेजर इन 2 कैटेगरी में से हम कैसे डिसाइड करें कि वो वाला A ही है। अच्छा वेट करो, अभी ये अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन रखो, थोड़ा वेट करो। अच्छा बताओ B वाला कब होता है, सेम ऐसी कंडीशन जब IB रहे, मतलब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में रहे, या फिर IB और I नॉट रहे, क्योंकि I नॉट या जो स्मॉल I रहता है वो तो रेसेसिव ही होता है नेचर में, तो IB उसको सप्रेस कर देगा और ब्लड ग्रुप B बन जाएगा। ठीक है मैम, ये भी क्लियर हो गया कि A और B, मतलब AB वाले के पास 2 चांसेस है कि इन दोनों जीनोटाइप्स में से कोई एक जीनोटाइप होगा, पर हम डिसाइड कैसे करें, सारी कहानी तो वहीं आ जाती है। रुक जाओ पहले ध्यान से इसी पेडिग्री एनालिसिस में जनरेशन 2 देखो। जनरेशन 2 में तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये वाला ओ कब होता है, जब मदर की तरफ से फादर की तरफ से कौन सा जीन मिले, रेसेसिव जीन ही मिले, क्योंकि ब्लड ग्रुप O कैसा है, सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। मतलब अगर इस इंडिविजुअल को, ये जो लड़की हुई है, इसको अगर O होना है, इतना क्लियर हो गया कि मम्मी की तरफ से भी O ब्लड ग्रुप ही मिलना चाहिए, मतलब स्मॉल I वाला जीन ही आना चाहिए। अब स्मॉल I बोलो या I नॉट बोलो, ठीक, वही वाला जीन आना चाहिए। सिमिलरली पापा की तरफ से भी सेम आना चाहिए, मतलब देखो अगर इसका मैं I का O ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप लिखूं तो या तो IO लिखो या स्मॉल I लिखो, ठीक, मतलब बट ऑब्वियस अब दोनों में से एक उसको मम्मी की तरफ से मिला, एक पापा की तरफ से मिला। देखो यहाँ पे अब ये वाली कंडीशन जिसमें B ब्लड ग्रुप रहे मम्मी का, बट उसमें से एक जीन कौन सा रहे, स्मॉल I या I नॉट रहे, मतलब देखो इसमें कौन सा जीनोटाइप दिख रहा है तुमको, ये वाला। सिमिलरली पापा में भी ये वाला जीनोटाइप। तो लो, इतना तो क्लियर हो गया हमको कि जो
इनके इस ओ वाले ब्लड ग्रुप की जो लड़की है उसके जो मम्मी पापा है वो दोनों कैसी कंडीशन में, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी डोमिनेंट है ओवर ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप नहीं आई नॉट या फिर स्मॉल आई। ठीक, चलो तो ये हमने कंक्लूजन बना दिया आई बी या आई नॉट या, और ये हुआ आई ए और आई नॉट। ठीक, अब बताओ अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ आना चाहिए तुम्हारा। चलो यही कंटिन्यू कर रहे तो वाई पे, क्या वाई का क्या ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि देखो एक्स और वाई पूछा मतलब पक्का वो उसी का ब्लड ग्रुप पूछेंगे। अब बताओ इसका क्या ब्लड ग्रुप होना चाहिए वाई का तुम्हारे अकॉर्डिंग। देखो अब इसको ए वाले इंडिविजुअल को आई मतलब जो इसकी मम्मी है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, अभी अपन ने पता लगाया, वहां से तो आई नॉट ही मिलना है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक सेट तो आई नॉट या स्मॉल आई ही आने वाला है। अब चांस किस पे आते हैं, इस वाले इंडिविजुअल पे जो इनके पापा हैं जो सेकेंड जनरेशन में। अब वापस हमें पता है कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो दो कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, आई ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, या फिर आई ए आई नॉट यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। अब यहाँ पे तो वो बोले कि बताओ चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब तुम बोलोगे मैम पर हम एक कैसे बताएं इन दोनों जीनोटाइप में से कि दोनों में से कौन सा होगा, मतलब पापा का कौन सा होगा, ये तो हमको पता ही नहीं है। अगर हम दोनों को कंसिडर करके चले, बिल्कुल सही, तुम्हें दोनों को कंसिडर करना है, सही बोल रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो। दोनों में से एक आंसर मत लिखो, दोनों आंसर बनेंगे, क्योंकि ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला कंडीशन आया तो पहले केस में क्या आएगा, आई ए आई नॉट, ये जीनोटाइप पॉसिबल है। और अगर ये मैं मान के चल रही हूँ कि पापा कैसे है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन में, तो फिर क्या आ सकता है, या तो एक तो यही आएगा आई ए आई नॉट, ठीक है, या दूसरा आई नॉट यानी कि ब्लड ग्रुप ओ या स्मॉल आई, ठीक, मतलब या तो ये ब्लड ग्रुप हो सकता है या तो ये ब्लड ग्रुप हो सकता है। हुआ क्लियर इतना। अब ये देखो, अब बोलोगे मैम तो क्या अगर उन्होंने पूछा कि वाई वाले का जीनोटाइप बताओ या वाई वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बताओ तो क्या हम दो ब्लड ग्रुप लिख के आएंगे? हाँ बिल्कुल, दो ब्लड ग्रुप ही लिख के आओगे। क्या लिखोगे अगर जीनोटाइप पूछा, या अगर फिनोटाइप पूछा? तो फिनोटाइप पूछा तो बोलोगे या तो ब्लड ग्रुप ए या तो ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि देखो दोनों चीजें पॉसिबल है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये जो ब्लड ग्रुप ए है वो कौन से वाले जीनोटाइप कंडीशन में आता है। ठीक, अच्छा, सिंस उन्होंने ये अब उन्होंने बताई नहीं है पूरी इंफॉर्मेशन, तो हम भी पूरा केस एज्यूम करके दोनों आंसर लिख के आ जाएंगे। अब देखो अगर ये तो चलो केस स्टडी बेस्ड है, अगर इनके ऑप्शन मल्टीपल चॉइस में आ जाए, अब ये तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वाले केस के क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गए तो यकीन मानो, घबराना मत, एक ऑप्शन तुम्हें मिलेगा ब्लड ग्रुप ओ, एक ऑप्शन मिलेगा ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन मिलेगा बोथ ए एन, मतलब बोथ ए एंड बी, जो ऑप्शन ए एंड बी, और आखिरी रहेगा नन। तो चिंता मत करो, ऑब्जेक्टिव उसी अकॉर्डिंग डिजाइन होता है जिस अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आता है या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। हुआ क्लियर इतना? चलो यहां मूव करो। अब देखो अभी भी मेरे को कोई क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, मैं तो सिर्फ सॉल्व करते जा रही हूँ। चलो यहाँ मूव करो। वो वही जैसे उन्होंने पूछा कि वाई का क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, तो मैंने बता दिया भैया ए बन सकता है या ओ बन सकता है। अगर ए बना तो ये जीनोटाइप रहेगा, ओ बना तो ये जीनोटाइप रहेगा। ठीक, आगे। अब वो सेम अगर वो वाई के साथ कर सकते तो यहाँ बी के साथ नहीं कर सकते। अब देखो वो बोल रहे हैं कि ये ए बी है, उन्होंने दे दिया है कि ये बी ब्लड ग्रुप है, फिर भी इसका एक ब्लड ग्रुप बन रहा है। मतलब अब इतना पक्का हुआ, अगर इसका भी एक ब्लड ग्रुप बन रहा है, देखो अब वापस ए बी ब्लड ग्रुप कब शो होता है, क्योंकि अब ब्लड ग्रुप ए भी डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप बी भी डोमिनेंट है, क्योंकि को डोमिनेंस शो करते, साथ में एक साथ एक्सप्रेस करते। अब देखो सिंस इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इतना तो तुम्हें क्लियर हो गया कि इस थर्ड जनरेशन की जो लड़की है, इस इंडिविजुअल को पापा की तरफ से क्या मिला है, आई ए ही मिला हुआ है। ठीक, अब सिंस अगर यहां से भी सेकेंड जनरेशन से भी आई बी मिल जाता, सपोज करो ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में होता, मान के चलते होता, तो फिर इस इंडिविजुअल यहां से भी आई बी आता, वापस इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता, पर हुआ नहीं है क्योंकि यहां लिखा हुआ है ए। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब इस इंडिविजुअल का बी ब्लड ग्रुप है, फिर भी जो इनका चाइल्ड है, जो बच्ची है, उसका ब्लड ग्रुप ए आ रहा है। ये तब हो सकता है जब यहां से तो ए ही पास ऑन हो रहा है पर यहां से बी पास ऑन ना हो, तो फिर ऑप्शन क्या बचा, मतलब आई नॉट, मतलब पक्का आई नॉट, ये वाली कंडीशन आएगी, तब जाके
इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या बना, ए, क्योंकि वापस आई नॉट क्या है, रेसेसिव है, और आई बी डोमिनेट करेगा इसको। सॉरी, हुआ क्लियर इतना? अब पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसका थोड़ी ना निकालना था, क्वेश्चन इसका निकालना था। अब बताओ ऐसा कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल है जब ब्लड ग्रुप तुम्हारा बी रहे और उसमें आई नॉट भी रहे, यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कुछ ये वाली कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन में जो एक्स क्रॉस करके लिखा हुआ है उसका जीनोटाइप क्या होगा पक्का, आई बी और आई नॉट, या फिर आई बी और स्मॉल आई। हुआ क्लियर इतना? अब देखो अभी तक तो हमें क्वेश्चन भी नहीं पता, हमने सिर्फ पेडिग्री का एनालिसिस कर लिया। चलो अब देख लेते क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 1, गिव द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इन जनरेशन 1। अरे जनरेशन 1 ये तो हमने क्लियर पता लगा लिया। ए ब्लड ग्रुप दो टाइप के जीनोटाइप में पॉसिबल है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट रहे यानी कि कैपिटल आई ए आई ए, या फिर कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई नॉट या कैपिटल आई ओ, ठीक है, मतलब कि आई ओ कंडीशन, दोनों केस में ए ही डोमिनेंट है, ए एक्सप्रेस होगा। सिमिलरली बी दो टाइप की कंडीशन में पॉसिबल है, आई बी या फिर आई बी आई नॉट, दोनों कंडीशन में भी बी ब्लड ग्रुप ही पॉसिबल है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आया कि इनकी जो एक इंडिविजुअल पैदा हो गई, क्योंकि हो गई है ना, सर्कल है, हो गई, उसका ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ओ आ गया। ओ तो सिर्फ तब पॉसिबल है कि जब मम्मी की तरफ से भी आई नॉट मिले और पापा की तरफ से भी आई नॉट मिले। अब ऐसा कौन सा जीनोटाइप है जिसमें दोनों कंडीशन में ए भी ब्लड ग्रुप आ रहा हो, बी भी ब्लड ग्रुप आ रहा हो और उनके जीनोटाइप में आई ओ या आई नॉट या फिर स्मॉल आई भी प्रेजेंट हो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में? तो देख लो आंसर, फादर का आई ए या स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, एंड नहीं, ठीक है, फादर का आई ए स्मॉल आई और मदर का आई बी स्मॉल आई, इसी को मैंने बोल दिया क्या, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि हमें पता है स्मॉल आई बोलो या आई नॉट बोलो, इसका नेचर कैसा है, दबना, रेसेसिव है, और आई ए तो है ही डोमिनेंट, तो वो उसको सप्रेस करेगा। इस कंडीशन में फिनोटाइप क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप, इस कंडीशन में फिनोटाइप क्या बनेगा, बी ब्लड ग्रुप। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टेट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। वो पूछ रहे हैं इनके पॉसिबल जीनोटाइप बताओ। ये देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, चलो फिर से देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि x इन जनरेशन 2, बताओ जल्दी से, इस x इन जनरेशन 2 इतना क्लियर है, एक B वाले की शादी ए बी वाले के साथ हुई बट उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हुआ, मतलब इतना तो क्लियर हो गया, यहां से तो ए आया है, यहां तो ए है ही नहीं, तो यहां से कहां से आएगा, पर यहां से बी भी नहीं आया है, नहीं तो कोडोमिनेंट शो होता। जब यहां से कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया का मतलब स्मॉल आई यानी कि आई नॉट, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, पर ओ के लिए दोनों तरफ से जब मिलता है, रेसेसिव कंडीशन में होता है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होता है, तभी ब्लड ग्रुप ओ आता है, ठीक। मतलब ये पूछ रहे कि ये बताओ क्या है, इसका जीनोटाइप क्या है, तो क्या हुआ, आई बी आई नॉट या आई बी स्मॉल आई, ठीक। चलो देख लेते हैं, ये लिखा है। और सिमिलरली दूसरा वाला y इन जनरेशन 3, देखो जरा वापस, y इन जनरेशन 3, अब बताओ इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। दो जीनोटाइप पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि देखो यहां से तो कुछ नहीं, यानी कि आई नॉट या स्मॉल आई ही आएगा, और यहां से आई नॉट सॉरी, अगर आई नॉट आया, अगर ये ब्लड ग्रुप ए किस कंडीशन में रहा, मतलब ये जो पापा है किस कंडीशन में रहे आई ए और आई नॉट, तो फिर दोनों तरफ से स्मॉल आई नॉट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप। इसी को लिखने का दूसरा तरीका स्मॉल आई, तो ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप ओ, या फिर यहां से तो आने वाला आई नॉट या स्मॉलर, यहां से आ गया आई ए, तो ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप ए, मतलब दो ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। चलो देख लेते हैं आंसर, ये रहा। हुआ क्लियर? तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप, अब देखो उन्होंने जीनोटाइप पूछा था, इसलिए जीनोटाइप बताएगा, देख लेते हैं, जीनोटाइप ही पूछा था ना, हाँ। अगर इसमें पूछते बताओ फिनोटाइप क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन जीनोटाइप का है, सेम क्वेश्चन को चेंज करके फिनोटाइप पूछ लेंगे, तो फिनोटाइप में वो क्या करेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे, भाई तुम्हें क्या चूज करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर यही सेम क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, ये आता है इसी तरीके से आता है, बस वो जीनोटाइप ना पूछ के फिनोटाइप पूछ लेते हैं, फिर वो देते हैं ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन, तो उसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या चूज करेंगे, ऑप्शन सी बोथ, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए भी पॉसिबल है और ब्लड ग्रुप ओ भी पॉसिबल है, इसलिए हम पॉसिबिलिटी मान रहे हैं, क्योंकि वो क्लियर नहीं है पेडिग्री में कि जो जीनोटाइप है जो इस वाली जनरेशन का, वापस देख लेते हैं,
ये वाले का किस टाइप का जीनोटाइप, उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो जब नहीं किया है, हमको पता है 2 केसेस पॉसिबल है, तो हम आंसर भी 2 केसेस में देंगे। हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं आगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, केस 3 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन कोडोमिनेंस। पूछ रहे बताओ कोडोमिनेंस कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। अरे जब ब्लड ग्रुप ए बी आया था, ए भी इनहेरिट हुआ, बी भी, मतलब आई ए आई बी भी इनहेरिट हुआ, दोनों का नेचर कैसा है? डोमिनेंट है। पर किस पर? आई नॉट पे या स्मॉल आई पे? पर यहाँ पे तो दोनों एक साथ डोमिनेंट आ गए। तो उन्होंने क्या बोला, आई ए ने आई बी को क्या बोला, चलो भाई मिल बांट के एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी शो करते हैं। तो यही तो पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे किया। तो एलील्स IA and IB of a blood group character are equally dominant and both of them express themselves when present together, resulting in blood group AB. हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं केस नंबर 4। ये है पैसेज बेस। देखो अलग अलग तुम्हें मिक्सचर मिल रहा होगा। हम केस स्टडी करें, पर एक केस स्टडी में वो पेडिग्री दे रहे, एक केस स्टडी में वो कुछ कहानी दे रहे, एक केस स्टडी में बोलो डायग्राम को देखो और एनालाइज करके बताओ। तो इस चैप्टर से अलग अलग टाइप के केस सारे पॉसिबल है। हाँ अगर क्वेश्चन अगर क्या होने वाला है तुम्हारा, जो क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन में जो ब्लूप्रिंट आया है एग्जाम की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, तो उसमें कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड रहेंगे, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। तो ये बिल्कुल फिट हो रहा है उस कैटेगरी में। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, केस नंबर 4। ठीक है, चलो ऑलरेडी 3 केसेस का डिस्कशन हो चुका है। चौथा केस देख रहे हैं जो एक पैसेज बेस्ड है। वापस यहाँ के पैसेज इंग्लिश के अनसीन पैसेज नहीं है, ये अलग पैसेज है। पैसेज में वो सारी चीजें बता देंगे और पूछेंगे वही जो उनको पूछना है। अनसीन पैसेज में ऐसा नहीं होता, उसमें भी आंसर्स थोड़े बहुत मिल जाते हैं। चलो देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम। अब जैसे ही टर्नर सिंड्रोम बोला, क्या याद आया? एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बाय बर्थ तो वो फीमेल ही होती है, पर एक एक्स कम होने की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते, उल्टा धीरे धीरे मैस्कुलाइन कैरेक्टर आने लगते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ठीक, याद आ गया। अच्छा, एक और चीज, वो फीमेल कैसी होती है? स्टेराइल होती है नेचर में। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? एन्यूप्लॉइडी। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी यानी कि अब एन्यूप्लॉइडी में है बट एक क्रोमोसोम कम हो गया। ओके, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ an allosome free egg and a normal X containing sperm or a normal egg and an allosome free sperm। ठीक है, मतलब बताना चाह रहे कि एक में तो X आ गया पर दूसरे के साइड में ऑटोजोम से सेक्स क्रोमोसोम गायब है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली एक X क्रोमोसोम गायब है। आगे, द इंडिविजुअल हैज 2n इज इक्वल टू 45। हमको पता है ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, या तो 46 बोलो या तो 23 पेयर बोलो। इसी को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। डिप्लॉयड को ही दूसरा तरीका बोलने का 2n। ठीक, अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है। वापस एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, तो इसका 2n ही किसके बराबर होगा? 25। मतलब यहाँ पे ऑटोजोम का तो नंबर बराबर चल रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम हो गया, वो भी स्पेसिफिकली कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। वही चीज उन्होंने यहाँ बताई। आगे 45 क्रोमोसोम इज, अब ब्रैकेट में कैसे? 44 प्लस x0, अब 46 होते हैं, तो अब 46 में से जो 22 पेयर तक, अब 22 पेयर को बोलने का दूसरा तरीका 44 बोल दो, तो 44 तो हो गए ऑटोजोम जो एकदम बराबर है, प्लस x0। एक x तो है पर एक और x होना चाहिए था जो नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखा? 0 instead of 46. Such individual are sterile female who have rudimentary ovary, rudimentary मतलब underdeveloped ovary, एकदम पुरानी, मतलब अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है, पूरी तरह मेच्योर नहीं हुई है, फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, स्मॉल यूट्रस, स्मॉल स्टेचर, वेब्ड नेक, नेक जो रहती है ऐसे वेब्ड रहती है। ठीक है, एंड एबनॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, दे मे नॉट मेंस्ट्रुएट और ओवुलेट, बट ऑब्वियस वो स्टेराइल रहेंगी नेचर में। दिस डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग फीमेल सेक्स हार्मोन टू द वुमन फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी टू मेक देम डेवलप ब्रेस्ट एंड हैव मेंस्ट्रुएशन। दिस मेक्स देम फील मोर नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल, अच्छा ठीक है, उन्होंने पैसेज में दिया, पढ़ लिया, बट बाय बर्थ तो वो स्टेराइल ही हैं, पर नॉर्मल बनाने के लिए, मतलब एबनॉर्मल फिजिक को काउंटर बैलेंस करने के लिए हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। ठीक, आगे अब देखो, अब कहानी क्या है। अब इन्होंने इतना सारा इंफॉर्मेशन बता दिया,
पर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, केस बेस्ड स्टडी, तो पूछेंगे तो वही जो उनको पूछना है। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखो है ना, नंबर ऑफ बार बॉडी प्रेजेंट इन अ फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम इज, याद करो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तब एक बार बॉडी प्रोड्यूस होती है। टर्नर सिंड्रोम में जीनोटाइप है XO या X0, तो यहाँ पे तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या बार बॉडी बनेगी, नहीं बनेगी। तो आंसर क्या आएगा, कोई भी बार बॉडी नहीं रहेगी, 0 आंसर होगा। वहीं जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं यानी कि नॉर्मल फीमेल, तो एक बार बॉडी बनती है। याद करो मैंने कुछ टाइम पहले या कुछ लेक्चर्स में बताया था कि अगर मैंने बोल दिया कि मैंने तुम्हें 2 सेल दे दिए, ठीक है, उसमें तुमको मैं क्रोमोसोम्स नहीं विजिबल है, ठीक है, तो क्लियरली विजिबल नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम है कि वाई क्रोमोसोम है, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए दे दिया, और मैं पूछ रही बताओ ये सेल एक फीमेल का है कि एक मेल का है, ठीक है, तो तुम कैसे पता लगाओगे कि ये फीमेल का है या मेल का, क्योंकि बार बॉडी वहां दिखेगी। जब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो एक बार बॉडी दिखती है, तो जैसे ही बार बॉडी दिख गई मतलब वो सेल किसका है, एक फीमेल का है। सिमिलरली अगर एक्स वाई रहा तो यहां भी एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो यहां भी बार बॉडी नहीं दिखेगी। ठीक हुआ क्या क्लियर? अब बताओ, एक और चीज होती है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें XXY जीनोटाइप होता है, तो आप बोलोगे मैम यहां भी बार बॉडी बनेगी। हाँ, यहां भी बार बॉडी बनेगी क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, बट अगर तुम ध्यान से इसका कैरियोटाइपिंग करोगे तो तुम्हें Y क्रोमोसोम भी दिखेगा, 2 एक्स क्रोमोसोम भी दिखेंगे। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अरे ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, एक क्रोमोसोम कम हो, तो एग्जाम्पल किसका है जल्दी बताओ, एन्यूप्लॉइडी, तो अपन ने स्टार्टिंग में ही बोलते चल रहे हैं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। टर्नर सिंड्रोम इज या ऑब्लिक एन, अब ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोम गायब हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, पर ये जनरली कैटेगरी में आता है गायब हो गया, उस कैटेगरी में। तो जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन, ऑटोसोमल रेसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर, नहीं बाबा, मेंडेलियन डिसऑर्डर ही नहीं है सबसे पहली बात, और उस पे ऑटोसोम की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सारी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऑटोसोम नहीं, और साथ में मेंडल भी नहीं। अगेन ऑटोसोम नहीं, मेंडल भी नहीं, मेंडल नहीं। अब मेंडल, अच्छा जल्दी से बताओ, मेंडल वाली प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर किसका, कहां पढ़ा था तुमने सेक्स लिंक में भी एक्स लिंक पढ़ा हुआ है, कौन कौन सा, हीमोफीलिया, और कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस, याद आया कुछ कुछ, तो वो सब किसके अंडर पढ़ा था तुमने, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारा डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, ये सारा क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़ गया या तो कम हो गया, तो किस कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following statement regarding Turner syndrome is incorrect? इनकरेक्ट पूछा है, मतलब पक्का 4 है, 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 करेक्ट होंगे, एक गलत होगा। ठीक, इट इज केस ऑफ मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम, हाँ भैया, तो पैसेज में ही बता दिया है। आगे द सफरिंग, अब हमें पता भी है एन्यूप्लॉइडी तो है, पर उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया है। आगे द सफरिंग इंडिविजुअल इज अ स्टेराइल फीमेल हैविंग 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग इन द सेल, हाँ बिल्कुल मैं बोल ही रहे, तो ये करेक्ट है ना, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो क्रॉस मारो। वापस कौन सी मेथड, डिडक्शन मेथड। आगे द प्रॉब्लम इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ना ना बाबा, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं, उल्टा क्रोमोसोम गायब हो गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है, द प्रॉब्लम इज ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, और गड़बड़ ही पूछा हुआ है, मतलब हाँ ये आंसर हो रहा है। चलो आखिरी देख लेते हैं, क्योंकि भाई दिल है कि मानता नहीं, यहाँ देख लो। द इंडिविजुअल लास्ट शॉर्ट स्टेज है, हाँ ये तो बोला ही है, उन्होंने पैरा में बोला और हम याद करके भी गए थे घर से, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पूछा है इनकरेक्ट, हटाओ, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। हुआ क्लियर? मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, असर्शन रीजन पे। वापस जो लोग पहली बार असर्शन रीजन सॉल्व कर रहे हैं, तरीका बता देती हूँ। असर्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब देखो, जैसे ही सबसे पहले वो स्टेटमेंट पढ़ोगे, तुमको लगा कि पढ़ के अरे ये तो कुछ भी बकवास लिखा हुआ है, सब गलत शलत लिखा हुआ है, तो प्लीज अपना टाइम बचाओ, रीजन पढ़ने का भी कष्ट मत उठाओ और सीधा आंसर मार्क करके आओ डी। अगर तुमने असर्शन पढ़ लिया, पढ़ने के बाद लगा नहीं स्टेटमेंट तो सही है, तो क्या लगाओगे, वर्ड बिकॉज लगाओगे। बिकॉज बोलने के बाद अपना रीजन बोलो कि स्टेटमेंट के पीछे रीजन क्या हो सकता है, पर उसके लिए याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमने जो स्टेटमेंट बोला है वही स्टेटमेंट या रीजन में लिखा हुआ आया,
तो आंसर क्या हो गया? ए। अगर यहां कुछ और लिखा हुआ है जो तुमने नहीं बोला है, मतलब जो तुमने बोला था उससे अलग कुछ लिखा हुआ है, पर वो भी सही है, पर वो सही लॉजिक यहां फिट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। फिर तुमने रीजन पढ़ा और ऐसा लगा कुछ भी लिखा हुआ है मैम, तो सीधे सीधे ऑप्शन क्या आ गया? सी। ये है तरीका सॉल्व करने का, असर्शन रीजन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, क्या होता है उसमें? एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। आगे, इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस, हाँ एब्सेंस तक तो ठीक है, ऑफ एनीवन, क्या एनीवन बोलना सही है? ऑफ द एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम, नहीं बाबा, एनीवन नहीं, पर्टिकुलरली एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि आधा गड़बड़ यानी कि पूरा गड़बड़, फुल रॉन्ग हुआ। क्लियर? तो ये मत करना कि मैम आधा तो सही लिखा है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ना ना ना, यहाँ वाई क्यों लगाया? जैसे ही वाई आया पूरा मीनिंग चेंज हो गया, तो गलत। जब पहला स्टेटमेंट ही गलत, क्या करना है? रीजन नहीं पढ़ना है, सीधे उठा के क्या आंसर मार्क करके आना है? डी। हुआ क्लियर? फिर भी बोलोगे मैम दिल है कि मानता नहीं है, मत मानने दो, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, आंसर तुम्हारा आ चुका है, ये तुमने टाइम बचा लिया। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम शो मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन डेवलपमेंट, ठीक है, फेमिनाइन डेवलपमेंट तो नहीं बोल सकते, अंडर डेवलप रहते, पर मैस्कुलिनिटी डेवलप होने लगती है। तो देखा जाए तो ठीक है ये सेंटेंस, पर वापस हमें रीजन से क्या लेना देना, क्योंकि पर वापस अगर देखा जाएगा तो ये लाइन भी गड़बड़ है, फेमिनाइन डेवलप तो होता ही नहीं है। अब देखोगे अगर किसी स्टेटमेंट में आधी चीज गलत लिखी ना, प्लीज उस पूरे स्टेटमेंट को गलत कंसिडर करो, ये भी मैं बता दूं। तो बोलोगे मैम आधा तो सही लिखा है, आधा सही लिखा है, पर उसके आगे जो आधा लिखा है उसका मीनिंग पूरा चेंज कर रहा है वो, ठीक। मतलब देखो ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट है कि तुम अभी 12th में हो, 11th में भी हो, गलत ना। अब बोलोगे मैम आधा तो सही है, क्यों आधा सही है? आगे स्टेटमेंट बोला गया कि 11th में भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो 11th में हो या तो 12th में हो, दोनों कैसे बोल सकते हो? अब कहने को तो अगर किसी ने आधा ही पढ़ा तो आधा स्टेटमेंट तुम्हें सही लगेगा, पर नहीं, अगर जैसे ही मैंने बोला तुम 12th में भी हो 11th में भी हो, तो स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ स्टेटमेंट यानी कि ये पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आया तुम्हारा? डी, यानी कि जो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। और देखा जाए तो रीजन भी गलत है, फेमिनाइन तो होता ही नहीं है, रूडिमेंट्री ओवरीज होती है, यूट्रस छोटा होता है, नो फेमिनाइन कैरेक्टर। वो तो अलग बात है कि हार्मोन ले लेके फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप किए जा सकते ताकि वो इंडिविजुअल को नॉर्मल लगे थोड़ा, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं, देख लेते हैं केस 5, आखिरी केस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखो। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, एग्जाम में भी ऑप्शनल रहेगा, इंटरनल ऑप्शन जो बोलते हो ऐसे दिए रहेंगे। हम तो भैया अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे। अच्छा एक और थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ बोर्ड के लिए। अगर यहाँ भले क्वेश्चन में लिखा है एनी 4 सॉल्व करो, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगी तुमको तुम पूरे के पूरे 5 सॉल्व करके आओ। क्यों? देखो अपन रिस्क नहीं उठानी, अपन को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। सपोज करो, एक चांस ले लो, सपोज करो कि एक क्वेश्चन कोई गलती से गलत हो गया, तो होगा ये कि जो एक और ऑप्शनल में किया ना वो कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये अपन को क्या करना है, ये ट्रिक है, तो कंसिडर जब हो जाएगा तो अपन चेक करके अपन लिख के सॉल्व करके आ जाएंगे। इसलिए क्या करना है, जहां भी ऐसे और में दिया हो कोई क्वेश्चन एग्जाम में, इंटरनल ऑप्शन दिए रहते हैं, बट अपन को मार्क्स चाहिए, अपन को अच्छे मार्क्स लेके आने। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अरे यार ये क्वेश्चन का ना आधा पता है, पूरा नहीं पता, पर दूसरे वाले का सब कुछ आता है, तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो भैया जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है वो सॉल्व करके आओ। पर सपोज यहाँ 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई 4 करने हैं, तो वापस क्या करोगे, पूरे के पूरे 5 सॉल्व करके आओगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अ रेलेवेंट पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन इज एज फॉलोस। तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में हीम है आयरन वाला पार्ट, ग्लोबिन है प्रोटीन वाला पार्ट। जो खुद प्रोटीन है वो बना है 2 चेन से, अल्फा चेन, बीटा चेन। बीटा चेन के जब 6 पोजीशन पे गड़बड़ हो जाती है, कैसी गड़बड़, पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें GAG लग जाता है GUG से, तो हो जाता है भैया बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। याद आ गया? ठीक। अब उन्होंने दिया है वैलिन, फिर उसके बाद अलग अलग अमीनो एसिड दिए हुए हैं। 6 पोजीशन को देखो तो GLU ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ है, ठीक। आगे द कोडॉन फॉर द 6th अमीनो एसिड इज GAG। हाँ पता है हमको, हम नया क्या बता रहे हो, पता ही है हमको। द 6th कोडॉन GAG म्यूटेट टू GAA। ओके,
ये GAG कन्वर्ट हो गया किसमें, GAA में। अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूं प्लीज कहीं नोट डाउन कर लो। ये चैप्टर भले चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बट यकीन मानो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस का जो बेस है वो फ्रेम आउट किया गया है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। वहां पे तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जेनेटिक कोड पढ़ चुके हो कि नहीं? तो वहां पे अगर जेनेटिक कोड का एक बॉक्स था, याद करो 64 कोडॉन्स वाला एक बॉक्स था, जिसमें से 3 नॉनसेंस कोडॉन होते हैं या स्टॉप कोडॉन होते हैं, 61 काम के कोडॉन रहते हैं। तो वहां पे कुछ नहीं, वहां पे सारे अमीनो एसिड्स का कोडॉन करेक्टली लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन की थ्योरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस वहां से उठाया है और लॉजिक यहां लगा दिया इस चैप्टर में। तो सोचो ये चैप्टर मतलब ये क्वेश्चन अब यहाँ जो जिस हिसाब से वो क्वेश्चन फ्रेम आउट करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें नॉलेज थोड़ी सी चैप्टर नंबर 6 की होनी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी उसमें से भी स्पेसिफिकली जेनेटिक कोड वाली, ठीक? अच्छा, तो उन्होंने बोला कि जी की जगह पे बन गया GAA। तो एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, जरा NCERT के पन्ने पलटाओ और लेके जाओ चैप्टर 6 जेनेटिक कोडॉन वाले पेज पे। वहां पे तुम जब देखोगे, अच्छा कौन सा पेज बता रही हूँ मैं, बताती हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ सर्च करना है ना, तो ऐसे ओरली बताऊंगी नहीं समझ में आएगा। तो देखो ये वाला, ये रही तुम्हारी NCERT बुक, ठीक? अब इसको सॉल्व करने के लिए ये आ जाओ पेज नंबर 112 पे। ये डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा क्या है? कोई डब्बा नहीं है, ये बेसिकली जेनेटिक कोडॉन्स है। ये यहाँ से कुछ कोडॉन्स तुमको याद करने पड़ेंगे, प्लीज याद कर लो। जैसे टिक मार्क कर लो कौन कौन से तुमको याद करने हैं, जिसके बेसिस पे थोड़े टफ क्वेश्चन फ्रेम आउट किए जा सकते हैं, जिससे तुम्हें थोड़ी लीड मिलेगी अपने 12th बोर्ड में। तो मार्क कर लो, सबसे पहले तो मार्क करो वैलिन के सारे कोड्स याद होने चाहिए। ग्लाइसिन के सारे कोड्स याद होने चाहिए। ग्लूटामिक एसिड के होने चाहिए, लाइसिन के होने चाहिए, उसके बाद आर्जिनिन के होने चाहिए और बाकी स्टॉप कोडॉन। बस इतना काफी, इतना कर लो, डन, बहुत मोर देन इनफ है। एंड मिथियोनिन का तो खैर एक ही कोड है, इसलिए इतने कोड तो मिनिमम याद रखने ही है। अगर याद होगा, जब ये मैं चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने बोला था तुमको कि 2 अमीनो एसिड, 2 न्यूट्रल अमीनो एसिड, 2 बेसिक अमीनो एसिड, 2 एसिडिक अमीनो एसिड और 2 एरोमेटिक अमीनो एसिड, इनके कोड्स, इनका स्ट्रक्चर प्लीज याद कर लो, ठीक? आ जाओ वापस इसी क्वेश्चन पे। तो देखो उन्होंने बोला GAG कन्वर्ट हो गया GAA में। तो अगर वही पेज नंबर 112 देखोगे तो वहां पे ग्लूटामिक एसिड के 4 कोड्स दिए, तो उसमें से एक कोड GAA भी है। मतलब अगर GAG चेंज भी हो गया GAA में, अमीनो एसिड नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी वो ग्लूटामिक एसिड ही है। तो इस केस में भले बेस का म्यूटेशन आए पर अमीनो एसिड अभी भी वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हुआ क्लियर? आगे, एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन X, तो इसको उन्होंने बोला कि ये X म्यूटेशन हुआ तो है X म्यूटेशन, पर स्ट्रक्चर में कुछ फर्क नहीं आएगा क्योंकि अभी भी 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड ही लगा हुआ है, ठीक? आगे, एंड इनटू GOG एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन Y, मतलब इसी का दूसरा रिजल्ट हुआ GOG हो गया, ये म्यूटेशन Y। तो यहां गड़बड़ी आएगी, यहां ग्लूटामिक एसिड की जगह जैसे ही वैलिन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीटा की चेन गड़बड़ हो जाएगी, स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगा। स्ट्रक्चर गड़बड़ तो लो, जो बनना चाहिए प्रॉपर बाइकॉनकेव डिस्क जैसा स्ट्रक्चर वो बनेगा नहीं, और क्या बन जाएगा? सिकल सेल जैसा स्ट्रक्चर। हुआ क्लियर? चलो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 केस 5 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट है कीवर्ड, अंडरलाइन करो। इसका मतलब ये 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन X कैरीज नो चेंज इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हमने समझा क्यों, क्योंकि भले म्यूटेशन हुआ है पर अमीनो एसिड तो वही का वही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पूछा है गलत, हटाओ इसे। म्यूटेशन Y causes change in shape of red blood cell, बिल्कुल सही। म्यूटेशन हो गया, आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। पूछा है इनकरेक्ट, हटाओ इसे। बोथ म्यूटेशन X and Y cause change in shape of red blood cell, नहीं, सिर्फ Y cause करेगा, S नहीं। तो ये स्टेटमेंट वापस, स्टेटमेंट आधा गलत यानी कि पूरा गलत यानी कि गलत ही पूछा है, तो आंसर क्या है तुम्हारा? सी। आखिरी देख लो, A and B, नहीं A and B बोथ करेक्ट है, तो करेक्ट A and B बोथ करेक्ट है,
ना ये करेक्ट, ये तो दोनों सही है, पर ये उन्होंने पूछा है गलत, तो ये तो सही बोल रहा है पर हटाओ इसे। ठीक, चलो तो आंसर क्या आया तुम्हारा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, वही चीज। ड्यू टू म्यूटेशन एक्स GAG म्यूटेट टू GAA, बोथ GAG एंड GAA कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड हेंस देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ RBC, whereas in mutation Y GUG is substituted by GAA that codes for valine and so the RBC becomes sickle shape। ठीक, मूव करते हैं आगे। तो GUG की वजह से वैलिन होता है, GUG की वजह से वैलिन होता है, GAA की वजह से तो ग्लूटामिक एसिड ही होता है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यू टू म्यूटेशन वाई द शेप ऑफ RBC अंडर ऑक्सीजन टेंशन विल बी। बताओ RBC का शेप कैसा हो जाएगा? अरे वैसे ही सिकल सेल जैसे होने वाला है ना, एकदम सिकल सेल यानी कैसे लंबा और एकदम पिचका हुआ और कर्व, तो वही तो है। बाइकॉनकेव डिस्क नहीं बाबा, वह बाइकॉनकेव डिस्क तो नॉर्मल RBC का शेप होता है। उसके बाद इलोंगेटेड और कर्व, हाँ थोड़ा बहुत इसको देख के तुम बोल सकते हो इलोंगेटेड एंड कर्व। सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? या तो सिकल सेल बोलो, या तो क्रीसेंट बोलो, या तो इलोंगेटेड एंड कर्व बोलो। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। म्यूटेशन वाई कॉजेज सिकल सेल एनीमिया एंड द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ RBC फ्रॉम बाइकॉनकेव टू डिस्क इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, केस 5 के। GUG इज अ कोडॉन फॉर, ये तो लिखा ही हुआ है स्ट्रेट वैलिन। आगे ड्यूट, अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन वापस वही कि म्यूटेशन एक्स जो है वो म्यूटेट हो गया, तो GAG एंड GAA दोनों कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, पर वहीं GUG क्या कोड करता है? वैलिन के लिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप शोज डिजीज फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन वाई। वो पूछ रहे बताओ म्यूटेशन वाई में हो गया सिकल सेल एनीमिया। ठीक, डन। अब देखो वापस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 6 में भी है, चैप्टर नंबर 5 में, दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया। तो वापस इसमें हुआ है सिकल सेल एनीमिया उस इंसान को। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव यानी कि दोनों कॉपी में डिफेक्टिव जीन मिलना चाहिए। किसकी? दोनों की डिफेक्टिव कॉपी, हीमोग्लोबिन की, इसलिए तुमने लिखा हीमोग्लोबिन। ठीक, और दोनों तरफ से डिफेक्टिव मिलना चाहिए, मतलब दोनों के ऊपर क्या होना चाहिए? SS, सिकल सेल। अगर एक पे S रहा एक पे N रहा तो वो नॉर्मल है, उसको हम कैरियर बोलेंगे, जिसमें वो ट्रेट कैरी ऑन कर रहा है पर वो डिजीज पर्सन नहीं है। पूछा है कि बताओ बीमार इंसान का क्या जीनोटाइप रहेगा? तो HBS। ठीक, यहाँ X and Y क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि एक ऑटोसोमल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। Mutation Y causes sickle cell anemia that is controlled by a single pair of allele HBA and HBS out of 3 possible genotype only homozygous individual यानी कि रेसेसिव। याद करो मैंने बोला था रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है, तो रेसेसिव बोलो या तो ऐसा लिखो ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। तो एक ही चीज है ना, एक ही तरीका है बोलने का, एक वर्ड में खत्म करो या तो पूरी लाइन लिखो। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट। ओके, अब देखो वापस थोड़ी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से मर्ज कर दिया पेडिग्री में और क्वेश्चन दे दिया। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द जीनोटाइप। ठीक है, वो पूछ रहे हैं इस जीनोटाइप का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें फिट करना है। अब जीनोटाइप ऑफ पेरेंट मतलब इनका, और उसके बाद जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड इन ओके इन F1, फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड इन F1। तो ये रहा तुम्हारा F1, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का बताओ, थर्ड चाइल्ड का बताओ। एक बात बताओ, अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये कैसा है, मतलब ये जब शेडेड रहता है फुल मतलब वो इंसान बीमार है यानी कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगर सेकेंड थर्ड की मैं बात करूं तो HBS ऐसा जीनोटाइप मिलेगा। अब ये HBS इस इंसान को जो थर्ड वाला या जो सेकेंड वाली है, एक HBS उसको अपनी मम्मी की तरफ से मिला है और एक HBS पापा की तरफ से मिला है, मतलब 110% दोनों मदर एंड फादर कैसे हैं? कैरियर है। एक HBS है, एक नॉर्मल है, एक HBS है, एक नॉर्मल है। चलो लगा ले डिडक्शन मेथड। पहली जनरेशन का तो भैया ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि एक HBS हो और एक नॉर्मल हो। तो HBS ये तो ठीक है, पर यहाँ ये गड़बड़ हो गया तो ये ऑप्शन को ही हटा दो। अगला ये HBS हाँ इसको रखे रहो।
वापस HBA, ये गड़बड़ हो गया तो इस ऑप्शन को ही हटा दो। आखिरी वाले में दोनों में मेंशन है तो ये ठीक है। तो देखो डिडक्शन मेथड से तुमने ऑलरेडी 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 ही बाकी रहे, दैट इज B एंड D। आगे देख लेते हैं। अब उन्होंने पूछा यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड। अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड चाइल्ड, अब ये तो हमने वैसे ही देख लिया। अच्छा फर्स्ट चाइल्ड का लगाएगा, हमने थर्ड चाइल्ड का निकाल लिया है। अब बताओ ये फर्स्ट चाइल्ड कलर्ड नहीं है, पर देखो अगर सही तरीका है तो उसको हाफ शेडेड दिखाना चाहिए था ना, कैरियर तो है, नहीं दिखाया उन्होंने पूछ लिया। बताओ अब हमें पता है कि जब दोनों में वो डिफेक्टिव जीनोटाइप है, अब बोलोगे मैम पर जो नॉर्मल वाला है वो दोनों तरफ से नॉर्मल भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर ध्यान से देखो जो फर्स्ट चाइल्ड की जो प्रोजेनी है उसमें वापस डिफेक्टिव जीन आ गया, यहां डिफेक्टिव जीन आया, मतलब पक्का इस जो थर्ड जनरेशन में जो ये लड़का है इसको भी वो डिफेक्टिव जीन मदर की तरफ से भी मिला है, फादर की तरफ से भी मिला है। और यहाँ किसका जीनोटाइप पूछा है? मदर का, मतलब उसमें भी एक कॉपी तो डिफेक्टिव जीन की है। तो फर्स्ट का क्या वापस हो जाएगा HBS और HBN। अभी के लिए मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, वहां पे वो उन्होंने A चेन के लिए शो किया है, ठीक है, जैसे तुम याद कर सको, ठीक। तो अगर N लिखो या फिर A लिखो, A यानी कि A चेन, क्योंकि सारा डिफेक्ट B चेन का है ना, तो हमने लिख दिया A चेन, ठीक, यही तो पूछा है। तो देख लो बाबा यहाँ पे एक होना चाहिए HBS और HBA, नहीं ये गड़बड़, और दूसरा तो दोनों ही HBS HBS होना चाहिए, गड़बड़। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये बचा, ऑप्शन D। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यही हो सकता है ये पूरा सब्जेक्टिव में आ जाए, पेडिग्री दे दे और पूछ ले सब्जेक्टिव में, ये इतना ऑप्शंस भी ना दे, ठीक। हाँ एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन देना उनकी मजबूरी, तो वो ऑप्शन देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे खत्म होता है, और ये उसका एनालिसिस है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देख लो, ये देखो ये रहा, अब यहाँ से भी ये रहा, यहाँ ये डिफेक्टिव जीन मिला, और ये तो डिफेक्टिव थे ही, डिफेक्टिव यानी कि डिजीज थे, डिफेक्टिव नहीं बोलेंगे, डिजीज थे, और डिजीज रेसेसिव कंडीशन में होता है, और ये पक्का कैसे थे? कैरियर थे, तभी वो चीज पास ऑन हुई। इतना हुआ क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड चैप्टर 5 इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का होता है खत्म। तो क्या करेंगे हम? रिवाइज करेंगे। वापस बोल रही हूँ, रिविजन ही की है तुम लोग के अच्छे मार्क्स लाने की। आज जो भी पढ़ा रात को सोने के पहले रिवाइज कर लो, कल वापस सोने के पहले थोड़ा सा देख लो, और संडे को महा रिविजन का सेट लगाओ, ठीक। तो ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेक्चर्स सुनने पड़ेंगे। लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? हमें वेबसाइट पे एकदम अच्छे से नाइसली अरेंज पैटर्न में मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम? गूगल पे जाएंगे, टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे तो सबसे पहली वाली लिंक शो करेगी, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आ जाएगा। देख ही सकते हो, मैग्नेट ब्रेन एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो देता है एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, जिसमें तुम्हारी ओलंपियाड्स हो गई, उसके बाद तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई जो 12 के साथ साथ तुम लोग देते हो, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, या फिर ग्रेजुएशन के बाद देते हो। तो ये सारी प्रिपरेशन कौन करा रहा है? मैग्नेट ब्रेन्स करा रहा है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो क्या करोगे? जैसे ही होम पेज पे जाओगे, बस अपना क्लास सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके अंदर क्लिक करना है, तुम्हें वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड मिल जाएंगे, उस पे क्लिक करना है और सुनते चलना है, रिवाइज करना है, याद करना भूलना नहीं है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ कौन सा अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, हम वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तब तक पढ़ते रहो और बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और मेरे साथ।